सुप्रभात विद्यार्थियों। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम आज एनसीईआरटी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का अध्याय 1 सीखेंगे। हम अध्याय 1 राग की रस्सी का वाचन कर चुके हैं। इसका जो पाठ है वो पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जो प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको हल करना है। तो अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला जो है भाग वो है भोला भाला। तो ये भाग हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो आपको बताना है प्रश्न का जो है तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। अच्छा, तो तिब्बत के मंत्री का नाम आपको पता होगा, लोनपोगार दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? लोनपोगार। अच्छा, तो क्योंकि उनका बेटा क्या था, भोला था, तो वो समझते थे कि कोई भी इसे आसानी से मूर्ख बना देगा और इतना ज़्यादा भोलापन इसके जीवन यापन में परेशानी खड़े कर देगा। और तीसरी चिंता उनको ये भी थी कि ये ज़्यादा भोला है तो हो सकता है कि इससे कोई लड़की शादी करने को तैयार ना हो। तो ये सारी चिंताएं थी और इसी से जो मंत्री था तिब्बत का, वो परेशान रहता था सोच सोच कर। ठीक है, तो यही हमने इसमें लिखा हुआ है कि तिब्बत के मंत्री कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा न दे। मतलब जीवन क्या हो कि उसका जीवन खराब हो जाए, इसकी वजह से, भोलापन की वजह से कोई बेवकूफ बना दे उसे और जो भी कमाया है उसने वो चला जाए। और दूसरा ये कि वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, है ना। जब ज्यादा भोला है तो कमा भी नहीं पाएगा, हो सकता है कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो, ये भी एक समस्या है। अच्छा, ये सब बातें सोचकर लोनपोगार जो तिब्बत के मंत्री थे वो परेशान रहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रश्न खा है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अच्छा, तो क्या उपाय करते भाई? मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता तो भाई क्या करता, उसको भेड़ लेके तो भेजता नहीं, क्योंकि भेड़ तो मेरे पास है नहीं। अच्छा, तो मैं क्या करता, उसको अपने पास बिठाता, उसको सब दुनियादारी की चीज़ें बताता कि लोग इतने भोले हैं नहीं जितने तुम हो, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना देते। उसको पढ़ाता लिखाता है है ना। तर्कशास्त्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें पढ़क्कू की सूझ जो हमारा अध्याय था पिछली कक्षा में, रिमझिम में, उसमें तो तर्कशास्त्र पढ़ाता उनसे, है ना। और सवाल जवाब करता, परीक्षा लेता, और इस तरह जो है वो थोड़ा क्या है, भोला जो था वो सही हो जाता। अच्छा, अब आते हैं शहर की तरफ। ये भाग 2 है प्रश्नों का। इसमें दिया हुआ है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ठीक है, ये एक सेंटेंस है और इस वाक्य पर 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा, और दूसरा ये कि उसने अपने बेटे को भीड़ों के साथ ही शहर में क्यों भेजा। ठीक है, 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखो उसका बेटा था भोला, तो मंत्री चाहता था कि इसको शहर भेजें, क्योंकि शहर में लोगों से मिलेगा और जो काम उसने दिया है वो करेगा, तो थोड़ा ये व्यवहारिक हो जाएगा, दुनियादारी समझने लग जाएगा, है ना, ये चीज। अच्छा, आगे उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में क्यों भेजा, मतलब भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। अच्छा,
तो देखो, शहर के लोग क्योंकि ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं, तो क्या है कि बार बार बेवकूफ़ बनेगा आदमी, तो कहाँ तक बनेगा? उसको बार बार बेवकूफ़ तो नहीं बन सकता कोई, फिर वो उसका काम कैसे चलेगा? तो ठोकर लगने से आदमी सीख जाता है। जैसे बार बार ठोकर लगने से, एक रास्ते पे जा रहा है, उसको ठोकर लगती है जैसे, तो वो सीखता है, फिर उस रास्ते से नहीं जाएगा, फिर दूसरे रास्ते से जाएगा। तो भोला आदमी भी समझदार लोगों के बीच में रहकर क्या हो जाएगा? समझदार हो जाएगा। इसी कारण जो है उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा, है ना, नहीं तो गांव में भी भेज सकता था। अच्छा, अगली बात, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? तो ये तो भाई तुम्हें पूछना है अपने बड़ों से, है ना, अपने पापा से, अपने दादा से, इनसे पूछना है कि कहाँ रहते थे। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह से आकर बस गया हो। अच्छा, तो आस पड़ोस जाना नहीं है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो जाना नहीं है कहीं, है ना? फोन से पता कर सको तो पता करो, उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, अगर खुश हैं तो क्यों, है ना। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, किससे किससे बात करनी है तुम्हें? एक पुरुष से, एक महिला से और एक बच्चे से, इससे बात करो और यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ठीक है, ये तुम्हें खुद करना है ना, क्या करना है? खुद करना है तुम्हें। ठीक, अगर कर सको तो। आगे आते हैं, प्रश्न 2। इसमें क्या दिया हुआ है? जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। जौ क्या है? एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है ना। कितने कमाल का अनाज है ये। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो तुम घर में बात करके अलग तरह के अनाज भी लिख सकते हो, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, धान है, बाजरा है, ज्वार है ना, ये अनाज हैं। और इनको हम, गेहूं को तो रोज लेते हैं इस्तेमाल में, रोटियां खाते हैं गेहूं के, और कभी कभी मक्के की भी खाते हैं। बाजरा भी होता है, सब कहीं शायद उपलब्ध ना हो। धान भी तो खाते ही हैं, चावल खाते हैं हम लोग। और ज्वार भी अब शायद कम मिलती है। चलो आगे देखते हैं। तो आप अपने से घर में पूछिए कौन कौन से अनाज घर में है ना, और इस लिस्ट को और आगे बढ़ा लो चाहो तो, है ना, यहाँ पर और लिख लो। आगे देखेंगे, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं, जौ और अनाज, ये तीनों शब्द क्या हैं? ये तीनों शब्द संज्ञा हैं, है ना। संज्ञा तो समझते हो। संज्ञा मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है वो संज्ञा होता है। व्यक्ति का नाम यानी कि तुम्हारा नाम, है ना, तुम्हारा नाम या किसी और का नाम, तुम्हारे टीचर का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, किसी वस्तु का, चीज का नाम, है ना। जैसे कि कुर्सी, मेज, कमरा, ये सब वस्तुएं हो गई। या फिर जगह का नाम, जगह का नाम जैसे रायसेन हो गया, है ना, या फिर भोपाल, या फिर हॉस्पिटल, है ना, अस्पताल, ये सब जगह के नाम। तो ये सब संज्ञा है। तो इसी तरह गेहूं, जौ और अनाज, ये तीनों क्या हैं? संज्ञा हैं। अच्छा, गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, है ना, इसीलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। अनाज जातिवाचक,
इसको ऐसे समझेंगे, देखो जैसे कोई नाम है सुमन और दूसरा नाम है रेखा, ये दोनों व्यक्तियों के नाम हैं। और कौन? सुमन, रेखा, ये क्या है? व्यक्ति है। इसी तरह पंकज और सौरभ, ये भी व्यक्तियों के नाम हैं। ये भी व्यक्तियों के नाम हैं। अच्छा, लेकिन क्या है, जो सुमन और रेखा है ये क्या है? लड़की। और पंकज और सौरभ ये क्या है? लड़का, है ना। तो यहां पर सुमन, रेखा ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां सौरभ और पंकज ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सुमन और रेखा के लिए लड़की क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह पंकज और सौरभ के लिए लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो इसी तरह क्या है, अनाज, अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है और अनाज के अंतर्गत बहुत सारे किस्म के अनाज आते हैं। जौ है, गेहूं है, बाजरा है, धान है, ये सब आते हैं। तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर बहुत सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आती हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसी तरह तुम देख सकते हो जो रिमझिम है शब्द, क्या? रिमझिम जो शब्द है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक का नाम है ना। जैसे तुम्हारे पास एक कुत्ता है ना। क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता तो किसी को भी मतलब बहुत सारे सबको कुत्ते ही बोलोगे। जो तुम्हें सड़क पे मिलेंगे या किसी ने पाल रखा होगा, कुत्ता तो सबको बोला जा सकता है। लेकिन जैसे तुमने अपने कुत्ते का नाम रख रखा है ना। अच्छा, तो उससे हम क्या बोलेंगे? जैसे तुमने रखा है डायमंड, क्या रख लिया है? डायमंड। डायमंड नाम रखा है, तो डायमंड क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता क्या था? जातिवाचक संज्ञा था। कुत्ता जाति के अंदर ये जो है डायमंड नाम का कुत्ता आता है। ठीक, बहुत अच्छे। तो रिमझिम जो है ये पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आती है। रिमझिम क्या है? पाठ्यपुस्तक है ना। इसी तरह मैथ मैजिक है ना, मैथ मैजिक भी पाठ्य पुस्तक है। तो मैथ मैजिक क्या हो जाएगी? मैथ मैजिक हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पाठ्य पुस्तक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये टेबल दी हुई है, इसमें जो संज्ञाएं हैं इनको दो प्रकार की संज्ञाओं में जो है वर्गीकृत करना है, बांटना है। तो करते हैं भाई। लेह, लेह क्या है? जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम। तो जगह होती तो ये होती जातिवाचक संज्ञा, लेकिन लेह है, नाम है, तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख देंगे। अच्छा, धातु। अब धातु बहुत तरह की होती है ना, ये विशेष अंतर समझिएगा। जो एक तरह की एक ही होती है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो बहुत तरह की होती हैं वो होती हैं एक तरह की एक तो व्यक्तिवाचक, जो बहुत तरह की वो जातिवाचक। तो धातु क्या है? धातु बहुत तरह की होती हैं। सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु है। तो क्या है कि धातु को हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अब आ जाओ आगे। आगे दिया हुआ है शेरवानी। शेरवानी क्या है? शेरवानी एक तरह का पहनावा है ना, कपड़ा है। कपड़ा देते तो हम जातिवाचक में रखते, लेकिन क्योंकि शेरवानी का नाम दे दिया तो हम इसको रखेंगे किसमें? व्यक्तिवाचक में।
अब आ जाओ भोजन। भोजन क्या है? भोजन तो बहुत तरह का होता है ना। भोजन में हम कह सकते हैं रोटी भी, चावल भी, दाल भी, और छोले भी, ये सब भोजन में है। तो भोजन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक क्या है? जाति है, जातिवाचक संज्ञा है ना। और अगर इन्होंने जो है दाल चूरमा बोला होता, बाटी चोखा बोला होता, या दाल बाटी बोली होती, तो वो आता व्यक्तिवाचक में। अच्छा, अब आते हैं तांबा। देखो, धातु क्या थी? जातिवाचक संज्ञा थी। तांबा भी धातु है, लेकिन नाम दे दिया, इसलिए ये आएगा किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखो, भोजन को हमने रखा था कहाँ? भोजन को रखा था जातिवाचक में, क्योंकि भोजन कई तरह के हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक भोजन का नाम दे दिया, देखो खिचड़ी। अब खिचड़ी को हम कहाँ रखेंगे? व्यक्तिवाचक। क्लियर है? अब आ जाओ शहर। शहर, देखो लेह जब इन्होंने दिया था तो हम लेह को व्यक्तिवाचक में दिए थे। लेह भी एक शहर है, लेकिन ये शहर का नाम दिया है। नाम देंगे तो हम रखेंगे किसमें? व्यक्तिवाचक में। अब शहर है, शहर बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग नाम के हो सकते हैं। तो शहर को हम रखेंगे जातिवाचक में। उसके बाद वेशभूषा। वेशभूषा, वेशभूषा अभी देखो शेरवानी दिया था, शेरवानी वेशभूषा का नाम था। जब वेशभूषा के अंदर क्लासिफाई कर देंगे, मतलब स्पेशल देंगे, विशेष नाम दे देंगे, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। तो वेशभूषा क्या है? जातिवाचक, क्योंकि बहुत तरह की वेशभूषाएं होती हैं। शेरवानी भी एक क्या है? वेशभूषा। इसी तरह धोती कुर्ता क्या है? वेशभूषा है, तो उसको व्यक्तिवाचक में रखते। अगर धोती कुर्ता देते तो वेशभूषा को हम रखेंगे जातिवाचक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अच्छा, मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, लेकिन तुम्हें क्या करना है? खुद सोच के लिखना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नहीं लिखनी है, ठीक है? शहर, और वैसे भी शहर, इतने सारे शहर हैं, कोई भी लिख देना, है ना, तुम्हें पता होगा। शहर में मैंने लिखा कोलकाता, पटना, चेन्नई, इसी तरह हम लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं, शहरों के नाम लिख सकते हैं। फिर आओ वेशभूषा। वेशभूषा में मैंने लिखा है कमीज, टाई, सलवार। तुम और भी सारे लिख सकते हो, पैंट, है ना, यानी कि पतलून, और टी शर्ट, शर्ट, ऐसे करके बहुत सारे लिख सकते हो वेशभूषा में, है ना, पगड़ी, ये सब। अब आओ धातु पे। धातु में लोहा, सोना, चांदी, इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं होती हैं, है ना। जैसे अभी तांबा दिया था, जस्ता, है ना, और स्टील, ऐसे करके। स्टील को हिंदी में इस्पात बोलते हैं, इस्पात। अच्छा, अब भोजन। भोजन में चावल, दाल, रोटी, तो इनको छोड़ के और 3 लिखो तुम, है ना। बहुत अच्छे। अब आते हैं थर्ड भाग पर, तीसरे भाग पर। तुम शेर, मैं सवा शेर। चलिए देखते हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। बहुत अच्छे। प्रश्न 1 है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। कौन सी लड़की? वो लड़की जिससे लोनपोगार, जो तिब्बत का मंत्री था, उसका बेटा मिला था। अच्छा, थाना सचपुच नहले पे दहला, है ना, क्योंकि लोनपोगार ने सोचा कि अब जो है राख की रस्सी मांगा है, तो अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने करके दिखा दिया। अच्छा, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज पे लिखो और तुम सभी अपनी चिट को एक डब्बे में डालो। फिर डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह कक्षा का बीरबल होगा। ओके, लेकिन कक्षा तो चल नहीं रही है, तो ये तो संभव नहीं है कि गोलाई में सारे बैठ जाओ।
इसकी जगह पे हम कोई दूसरी एक्टिविटी करेंगे, है ना, जो आसानी से उस पे ग्रुप पर भी हो सके। अच्छा, प्रश्न 2 पर आते हैं। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अच्छा, क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अच्छा, तो देखो, जब पहली बार वो लौटा था, उसका लड़का लोनपो गार का, तिब्बत के मंत्री का, तो उसने कहा था, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तुमने जो है भेड़ों के बाल बेच दिए। पसंद तो आई होगी, क्योंकि क्या है, वो उसने पैसे देके भेजे नहीं थे, और लेकिन फिर भी वो 100 बोरे अनाज जो है ले आया। पसंद आई होगी, लेकिन क्या है, इसमें उसके बेटे का योगदान नहीं था। वो तो लड़की ने बताया कि ऐसे कर लो, इसलिए उसने ऐसे कर ली, है ना। इसीलिए उसने खुशी जो है जाहिर नहीं की, और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे भेज दिया कि एक बार और मौका मिले इसे अपनी होशियारी दिखाने का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।